So in case of India, our GDP growth is higher as compared to इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन से ग्रोथ ज्यादा है. और दुनिया में क्या प्रॉब्लम है? दुनिया में ग्रोथ कम है, महंगाई ज्यादा है. और क्योंकि अब वहां पे हायर इंटरेस्ट रेट विल क्रिएट ट्रबल, तो उन्होंने बोला कि अभी इकोनॉमी को ज्यादा हम डोज नहीं दे सकते हायर इंटरेस्ट रेट का. तो जो डेवलप देशों ने उसलिए इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू किया है. हमने देखा है कि जो पॉपुलर थीम में इन्वेस्ट करके कभी पैसा नहीं बना. 2000 में लोगों को टेक स्टॉक बहुत पसंद है, 8 साल तक रिटर्न जीरो रहे. 2007 में लोगों को इंफ्रा बहुत पसंद था, 10 साल तक रिटर्न डबल डिजिट में नहीं आए. 2015 में फार्मा पसंद था, 2017 में स्मॉल एंड मिड कैप पसंद था. तो आप देखोगे जो पॉपुलर चीज होती है ना, वहां पे जनरली पैसा नहीं बना, क्योंकि जो पॉपुलर होती है स्टॉक, कंपनी अच्छी हो सकती है मगर प्राइस अच्छे नहीं. राइट. काफी लोग बोलते हैं कि जब मार्केट करेक्ट होता है तब लोग पैसा नहीं डालते, मगर एक्चुअली लोग पैसा निकाल रहे इसलिए मार्केट करेक्ट हो रहा है, द राइट रीजन. और कोई एसेट क्लास इसलिए चल रही है क्योंकि लोग पैसा लगा रहे हैं उसमें से. इनफ्लोज की वजह से उसमें रनअप भी देखने को मिला इन रिसेंट पास्ट. तो हमने देखा 1 साल में भी नेगेटिव रिटर्न आ सकते हैं, 3 साल में उसका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, 5 साल में प्रोबेबिलिटी और कम हो जाता है, 8 साल में अब तक उसका प्रोबेबिलिटी 0 है. किसी ने भी अगर 8 साल के लिए किसी भी पीरियड में SIP करी हो तो उसका नेगेटिव रिटर्न नहीं आया, और डबल डिजिट में भी रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. पहले तो न्यू एज कंपनी किसको बोलते हैं? जो बिजनेस करने का जो एग्जिस्टिंग तरीका है उसको बदल दे. जैसे कि सीडीज ने कैसेट को रिप्लेस किया, राइट. देन योर 3G एंड 4G हैज रिप्लेस्ड हार्ड डिस्क कंसेप्ट. तो जब नया टेक्नोलॉजी आता है वो पुरानी टेक्नोलॉजी को खत्म कर देता है, राइट, और पूरा मार्केट कैप्चर कर लेता है, राइट. एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यू एज कंपनी. तो पहला रूल है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. दूसरा रूल है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1. Okay. और तीसरा रूल है जब मार्केट करेक्ट हो रहा है तो अग्रेसिवली इन्वेस्ट कीजिए. जब व्हेन देयर इज अ क्राइसिस इन द मार्केट तब आपके पास कैश होना चाहिए और करेज होना चाहिए. वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं. ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो. हाय एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात. म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं. और आज हमारे एपिसोड में वी हैव समवन वेरी स्पेशल, वेरी वेल रिनाउंड इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. आज हमारे साथ है मिस्टर चिराग पटेल. ही इज द एसोसिएट डायरेक्टर एंड को हेड ऑफ प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजीज एट व्हाइट ओक एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड. Chirag joined White Oak Capital Asset Management in December 2021. In his current capacity, he is responsible for the conceptualization, development of products and features, fund reviews, and quantitative modeling. During his earlier tenure at ICICI Prudential Asset Management, Chirag played a pivotal role in conceiving industry-first products like Freedom SIP and Booster STP. He brings a wealth of experience with a total of 16 years in various domains, including sales and product development. Before joining White Oak AMC, Chirag devoted 15 years of his career to ICICI Prudential Asset Management Company. Chirag holds an MBA in Finance from Gujarat University and a Bachelor of Engineering degree from MS University, Baroda. He is also a CFA charter holder. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us again this week. तो आज हमारे साथ इस particular episode में we have with us Mr. Chirag Patel, who is the Associate Director and Co-Head of Product Strategies at White Oak Capital Management. Hi Chirag, thank you so much for giving us your time today. We are truly very honored and very excited to ask you all the questions that we have for you. Hi Namrata, thanks for calling me here. So it's pleasure talking to you. Sure. So Chirag, let's get started with the questions. हमने आपके लिए बहुत interesting questions line up किए हैं. I'm sure आपके जवाब से जो है हमारे viewers को बहुत सारे inputs and insights मिलेंगे. So I think first we'll talk a little bit about the fact कि central banks across the globe, India, Australia, everywhere are likely to begin reducing the interest rates क्योंकि anticipation है, especially US Fed ने जो है दिसंबर में ही अभी rate cuts announce किया है and we are seeing a market rally. So we see that easing happening. So आपके opinion में क्या ये Indian stock market के लिए अच्छा है and do you think this is sustainable as well? So जैसे Indian market के लिए lower interest rate एक पैरासीटामोल की तरह काम करते हैं. मतलब है ना, जनरली हम बीमार होते हैं पैरासीटामोल ले लेते हैं. Yeah. Right, it is the cure of 80% of the cases. तो लोअर इंटरेस्ट रेट इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं, मगर अब ये लोअर इंटरेस्ट रेट आप प्रेशर में आके कर रहे हो कि आपका इकोनॉमी नहीं चल रहा, कि आप ग्रोथ के लिए कर रहे हो.
right? So in case of India, our GDP growth is higher as compared to inflation. Inflation से growth ज्यादा है. और दुनिया में क्या प्रॉब्लम है? दुनिया में ग्रोथ कम है, महंगाई ज्यादा है, राइट? और क्योंकि अब वहां पे हायर इंटरेस्ट रेट विल क्रिएट ट्रबल, तो उन्होंने बोला कि अभी इकोनॉमी को ज्यादा हम डोज नहीं दे सकते हायर इंटरेस्ट रेट का, तो जो डेवलप देशों ने उसलिए इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू किया है या उन्होंने रेट हाइक पॉज किया है. तो जैसे ही उन्होंने रेट हाइक पॉज किया, बॉन्ड यील्ड, यूएस बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई और उसकी वजह से हमारा भी इन्फ्लेशन काफी टाइम से कंट्रोल में है. जैसे कि 5% के आसपास हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन है. अगर हम ये 2-3 क्वार्टर तक नीचे रख पाए तो रेट पॉज से हम रेट कट की तरफ जा सकते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर इकोनॉमी, क्योंकि ग्रोथ के लिए आपको ईज एज मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए, एंड विच इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स. सो वी कैन से कि ये इंडियन इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छी बात है, राइट? क्योंकि अगर हम इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वी एंटिसिपेट कि वो अच्छा होगा. बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट के लिए लोअर इंटरेस्ट रेट आर ऑलवेज गुड. या यस, सो बिकॉज आपका ईएमआई का बर्डन कम हो जाता है, आपका कंजम्पशन बढ़ जाता है, आपका क्रेडिट ग्रोथ बढ़ जाता है, राइट? और इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है ऑलवेज. सो आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली रीजन, बट डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हम इक्विटी मार्केट्स में रैली देख सकते हैं, राइट? और दूसरा भी एक रीजन है कि जब वर्ल्ड में डेवलप्ड इकोनॉमी में रिसेशनरी एनवायरनमेंट होता है तो क्रूड के प्राइस कम रहते हैं. यस, राइट? जैसे कि यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे ही $120-130 बैरल हो गया था. उसके वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ गई थी इंडिया में भी, राइट? और तब देखो मार्केट भी 15% करेक्ट हुआ था बिटवीन अप्रैल 2022 टू जून 2022. मार्केट इज करेक्टेड बाय 15%. मगर जैसे ही वर्ल्ड स्लो डाउन की बातें शुरू हुई, क्रूड प्राइस करेक्ट हो गए. नाउ इट इज समवेयर एट $80 अ बैरल. तो जैसे ही क्रूड करेक्ट होता है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है. इफ यू कंसिडर इंडिया एज अ कंपनी, नॉट एज अ कंट्री, तो एक कंपनी का रॉ मटेरियल है ना, वो क्रूड ऑयल है. तो किसी भी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल के प्राइस कम हो जाना बहुत अच्छी बात है. तो एक्चुअली देखा जाए तो क्रूड के प्राइस कम होना ज्यादा फायदेमंद है हिंदुस्तान. All right. Okay. So, Chirag, I think the next question that I have for you is, जब भी equity markets, ऊपर जाते हैं तो एक अलग ही तरह का challenge pose किया जाता है to, very big sized funds. तो आपके ओपिनियन में जो equity funds होते हैं जिनका AUM बहुत बड़ा होता है, वो अपने stock holding को कैसे manage करते हैं times like these? Is there any specific strategy जो आपको लगता है follow की जा सकती है, regarding the size of the fund? तो किस साइज को हम बड़ा बोलेंगे? पहले 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, राइट? सो जनरली अगर लार्ज कैप फंड्स हो, फ्लेक्सी कैप फंड्स हो, तो वहां पे उतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि आप देखिए हमारा जो मार्केट कैप है वो भी 3,50,000 करोड़ के आसपास है. ठीक है, तो मार्केट कैप भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, और उसके हिसाब से 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ इज नथिंग. एंड इफ इट इज अ लार्ज कैप फंड देन इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम. हाँ, अगर वो मिड कैप या स्मॉल कैप है तो वहां पे थोड़ा दिक्कत आ सकता है इन टर्म्स ऑफ मैन्यूरेबिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो. तो जब तक इनफ्लोज आते हैं दिक्कत नहीं होती, मगर जब फंड से आउटफ्लोज आते हैं तब बड़े साइज के फंडों में, और वो भी अगर स्मॉल एंड मिड कैप पोर्शन ज्यादा, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप में फ्लोटिंग स्टॉक्स कम होता है, लिक्विडिटी कम होती है, तो वहां पे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कैन इम्पैक्ट द फंड्स परफॉर्मेंस एंड मैन्यूरेबिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो. हाउएवर फॉर लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड में हिस्ट्री में हमने देखा है उतना दिक्कत नहीं आया जितना जनरली डिस्कस हुआ है. Okay. So is there any specific strategy or anything that as an investor मैं कर सकती हूँ? क्योंकि जनरली हम बोलते हैं ना कि जैसे जैसे AUM बढ़ता है, एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो हम ऐसे फंड्स को सिलेक्ट करते हैं जिनमें शायद AUM थोड़ा ज्यादा हो. बट डू यू थिंक वी शुड फॉलो अ रिवर्स स्ट्रैटेजी? नहीं, वैसा तो कोई जरूरत नहीं है. एक्चुअली फंड सिलेक्ट करने के लिए फंड हाउस का फिलोसॉफी, उनका अप्रोच, उनका प्रोसेस, ये सारी चीजें देखनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी सारी चीजें साइज, एक्सपेंस रेशियो और सेकेंडरी एंड टर्सरी मैटर, राइट? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एक फंड सिलेक्शन करने के लिए कि फंड मैनेजमेंट कैसा है, प्रोसेस कैसी है, व्हाट इज देयर स्टाइल, उनका बैकग्राउंड क्या है. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद आती है कि साइज क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है. क्योंकि आप देखो इक्विटी फंड में जब मतलब डबल डिजिट में रिटर्न आते हैं तो 1.5% एक्सपेंस एंड 2% एक्सपेंस, यहाँ पे फंड के
फंड परफॉर्मेंस में 3-4% का डिफरेंस होता है तो एक्सपेंस उतना मैटर नहीं करता। हाँ, डेट फंड में ये ज्यादा मैटर करता है क्योंकि वहां पे आपका रिटर्न कम होते हैं, सिंगल डिजिट रिटर्न होते हैं, तो वहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड्स और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। Sure. ओके, सो चिराग, हमें सबको पता है कि रिसेंटली मिड साइज्ड पीएसयू फंड्स ने जो है काफ़ी अच्छा किया है, बट फिर भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे मिड कैप फंड्स हैं जिन्होंने पीएसयू स्टॉक्स को ज़्यादा कुछ एलोकेशन नहीं दिया है, एंड इवन दो दीज स्टॉक्स हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन द पास्ट ईयर। सो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीएसयू स्टॉक्स में एक ट्रेंड रिवर्सल होगा जिसकी वजह से मिड कैप फंड्स जो हैं पीएसयू स्टॉक्स को एलोकेशन नहीं दे रहे हैं? What could be the reason for it? जनरली जब फंड हाउस स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो उनके कुछ स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं, और ग्लोबली ये देखा गया है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज होते हैं उन्होंने शेयर होल्डर वेल्थ लॉन्ग टर्म में क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन नहीं होता। उनका मतलब दे हैव डिफरेंट सोशल एजेंडा एंड दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन। तो उनका जो प्राइमरी क्राइटेरिया है मे नॉट बी अ शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन। और जनरली ये जो पीएसयू स्टॉक्स होते हैं वो ऐसे सेक्टर के बिलोंग करते हैं जैसे कि कमोडिटी ड्रिवन होते हैं सेक्टर्स, या बैंक्स में काफी सारा पीएसयू स्टॉक्स होते हैं, या तो फिर गवर्नमेंट रेगुलेटेड एंटिटी होती है, तो वहां पे ये ज्यादा होते हैं। और ये लॉन्ग टर्म वेल्थ, ये स्ट्रक्चरल इंडिया ग्रोथ स्टोरी के साथ बिलोंग नहीं करते, इसीलिए भी फंड हाउस के वहां पे अलोकेशन कम होते हैं। और दूसरा के हमने देखा है कि जो पॉपुलर थीम में इन्वेस्ट करके कभी पैसा नहीं बना है। 2000 में लोगों को टेक स्टॉक बहुत पसंद है, 8 साल तक रिटर्न 0 रहे। 2007 में लोगों को इंफ्रा बहुत पसंद था, 10 साल तक रिटर्न डबल डिजिट में नहीं आए। 2015 में फार्मा पसंद था, 2017 में स्मॉल एंड मिड कैप पसंद था। तो आप देखोगे जो पॉपुलर चीज होती है ना, वहां पे जनरली पैसा नहीं बना, क्योंकि जो पॉपुलर होती है स्टॉक, कंपनी अच्छी हो सकती है मगर प्राइस अच्छे नहीं होते। आपको दो चीज अच्छी चाहिए, कि प्राइस भी अच्छे चाहिए और कंपनी भी अच्छी चाहिए। प्रोबेबली समटाइम कंपनीज बहुत अच्छी हो सकती है मगर प्राइस बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ पॉपुलैरिटी सबने वो बाई कर लिया। नाउ इट हैज बिकम अ सेलर्स मार्केट, राइट? तो इसीलिए थोड़ा पॉपुलैरिटी से दूर रह के भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए आप देखोगे ज्यादातर मिड कैप फंड्स में जो पॉपुलर स्टॉक्स है जो जिसके बारे में आपने बात की वो कम है, बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दिस रीजन। फेयर इनफ। ओके, सो चिराग, अभी हम सबको पता है कि हमने स्मॉल कैप सेगमेंट में लास्ट ईयर में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखी है। सम म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर नाउ सजेस्टिंग कि अब ये सही टाइम है टू रीएलोकेट योर एसेट्स टू मे बी लार्ज कैप या मिड कैप फंड्स। तो आपके ओपिनियन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा स्मॉल कैप में सही एलोकेशन कितना होना चाहिए? एंड ऑल्सो अभी देखा जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में एंटर करना शुरू करेंगे, वी माइट सी कि लार्ज कैप्स फंड्स जो हैं बहुत अच्छा करने लगेंगे एज कम्पेयर टू मे बी स्मॉल कैप फंड्स, बिकॉज स्मॉल कैप फंड्स ऑब्वियसली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ड्रिवन। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? तो आप देखोगे नम्रता के ये फाइनेंशियल ईयर में 80,000 करोड़ के ग्रॉस इनफ्लो आए अक्रॉस इक्विटी फंड्स, उसमें 40,000 करोड़ के इनफ्लो सिर्फ स्मॉल एंड मिड कैप में है। मतलब 50% इनफ्लो एक ही सेगमेंट में आया है। और जब इतना सारे इनफ्लोज आए हैं तो वो इनफ्लोज की वजह से भी स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं, राइट? काफी लोग बोलते हैं कि जब मार्केट करेक्ट होता है तब लोग पैसा नहीं डालते, मगर एक्चुअली लोग पैसा निकाल रहे हैं इसलिए मार्केट करेक्ट हो रहा है, द राइट रीजन। और कोई एसेट क्लास इसलिए चल रही है क्योंकि लोग पैसा लगा रहे हैं उसमें से, इनफ्लोज की वजह से उसमें रनअप भी देखने को मिला है इन रिसेंट पास्ट। और दूसरा स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या हुआ है कि जनरली लोग जो इन्वेस्ट पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं वो 1 साल का देखते, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का। अब आप देखोगे कि जैसे कि 3 महीने पहले हम जाते हैं, जैसे सितंबर 2023 में, तो तब मैं 1 साल का रिटर्न देखूंगा तो बेस ईयर होगा सितंबर 2022। तो सितंबर 2022 में स्मॉल एंड मिड कैप अच्छा नहीं कर रहे थे, तो 1 साल का रिटर्न अच्छा दिखेगा। अब मैं 3 साल पहले शुरू का रिटर्न देखूंगा उसी दिन को, तो आएगा सितंबर 2020। तो कोविड हुआ था, लार्ज कैप में रनअप आया था, स्मॉल एंड मिड कैप अभी तक रिकवर नहीं हुए थे उतने, तो वहां से भी वो रिटर्न अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं 5 साल के रिटर्न देखूंगा तो 2018 आएगा सितंबर, तब भी स्मॉल एंड मिड कैप खराब कर रहे थे, तो स्टार्टिंग पॉइंट खराब होगा और अभी तो रिटर्न अच्छा दिखेगा। और 10 साल पहले 2013 था, तब भी स्मॉल एंड मिड कैप खराब।
राइट। तो आप देखो इट इज हाई लेवल ऑफ एंकरिंग इफेक्ट। आप जो पॉपुलर होराइजन है जिसपे पास परफॉर्मेंस देखी जाती है 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल, हर साल से मैं जब देखता हूं तो एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या लगता है 1 साल में भी यहीं पे पैसा बनता है, 10 साल में भी यहीं पे पैसा बनता है, तो मैं पैसा यहाँ पे ही लगा दूं। तो असेट एलोकेशन भूल सकते हैं लोग, राइट। और दूसरा क्या हुआ कि पिछले 2 सालों में एफआईआई ने पैसा निकाला है क्योंकि दुनिया में तकलीफ है, और दुनिया में तकलीफ होगी तो वो अपने घर पे पैसा ले जाएंगे। तो अब ये पैसा जब निकालते हैं तो लार्ज कैप से निकालते हैं, जो है वही निकाल पाएंगे, राइट। सो उनका जो ज्यादा अलोकेशन होता है वो NSE 200 के स्टॉक्स में होता है, टॉप 200, तो उसमें थोड़ा लार्ज कैप और थोड़ा मिड कैप आ जाते हैं, राइट। तो क्योंकि उन्होंने पैसा निकाला है तो आप देखो लार्ज कैप में अंडर वैल्यूएशन, तो हो क्या गया कि स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है और कंपेरेटिवली लार्ज कैप अंडर वैल्यूड है। तो एक असेट एलोकेशन शिफ्ट होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर लेवल, उनका रिस्क एपेटाइट और उनका बाकी सोशल सर्कमस्टेंसेस और इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस समझ के एक असेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग होना चाहिए एट गिवन पॉइंट इन टाइम। Sure. But then, coming back to my question, as an investor, मेरा कितना allocation small cap funds में होना चाहिए at this point? देखो अगर हम BSE 500 को बेंचमार्क समझ के चले कि इट इज अ ब्रॉडर बेंचमार्क जिसमें टॉप 500 कंपनीज आ जाती है, तो उसमें 77% लार्ज कैप और बाकी का 23% में स्मॉल एंड मिड कैप है। तो उसमें तकरीबन स्मॉल कैप 9% होगा, राइट। तो अगर आपको ओवरवेट रहना है तो आप 20% जितना स्मॉल कैप में रख सकते हो, आपको अंडरवेट रहना है तो आप उससे कम रख सकते हो। कंसिडरिंग आप अगर बेंचमार्क एग्नोस्टिक बेंचमार्क को रिलेटिव परफॉर्मेंस आपको बेंचमार्क को बीट करना है विच इज अ ब्रॉडर बेंचमार्क से BSE 500, तो उसके अलोकेशन से आप ओवरवेट अंडरवेट रह सकते हो, राइट। तो ऐसा कोई मतलब में एक फिक्स रूल नहीं है, राइट। देयर इज नो थंब रूल के इतना स्मॉल कैप होना ही चाहिए, मिड कैप इतना होना चाहिए, लार्ज कैप इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम देयर गोल टू गोल। तो वैसा नहीं बोलूंगा, मगर ओवरवेट रहना है तो कितना रहना चाहिए, अंडरवेट रहना है तो कितना रहना चाहिए, राइट। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। Sure. No, that's fair enough. So, चिराग, जैसे हम सब जानते हैं कि SIPs are a big hit. बहुत सारे इन्वेस्टर्स SIPs के जरिए इन्वेस्ट करते हैं टू अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स, और SIPs ने नवंबर में they've touched an all time high of 17,000 crores. तो आपके ओपिनियन में एक जो इन्वेस्टर है वो सही SIP अमाउंट कैसे डिसाइड कर सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। एंड ऑल्सो एक बार हमने SIP अमाउंट को अगर डिसाइड कर लिया तो ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हमें कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सो बेसिकली एक आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना होना चाहिए फॉर एन इन्वेस्टर? तो एक SIP के लिए जनरली बहुत जनरल क्वेश्चन है कि मुझे कितने समय की SIP करनी चाहिए। तो हमने एक स्टडी किया था ऑन सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स का सबसे लंबा हिस्ट्री अवेलेबल है, सेंसेक्स TRI का फ्रॉम 1996। तो हमने उसमें देखा है कि कोई 1 साल का SIP करे, अगर कोई 3 साल का करे, 5 साल का करे, 8 साल का करे, 10 साल का करे, तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ मेकिंग लॉसेस ओवर अ स्टिपुलेटेड पीरियड। तो हमने देखा 1 साल में भी नेगेटिव रिटर्न आ सकते हैं, 3 साल में उसका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, 5 साल में प्रोबेबिलिटी और कम हो जाता है, 8 साल में अब तक उसका प्रोबेबिलिटी 0 है। किसी ने भी अगर 8 साल के लिए किसी भी पीरियड में SIP करी हो तो उसका नेगेटिव रिटर्न नहीं आया, और डबल डिजिट में भी रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो आई थिंक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑन द बैक टेस्टेड डेटा इज 8 years। और जनरली आप देखो मार्केट साइकिल भी 8 साल की, 8 साल की या 10 साल की होती है, तो 8 साल एक उचित पीरियड है SIP शुरू करने के लिए। और SIP का राइट अमाउंट क्या होना चाहिए, जो भी आपकी इनकम, ऐसा एक थंब रूल तो नहीं है, मगर ऐसा कहा जाता है कि 30% यू शुड बी सेविंग, राइट। और वो 30% शुड बी योर SIP अमाउंट। अगर आपकी रेगुलर इनकम है तो आप रेगुलर कंजम्पशन करते हो और आपको रेगुलर SIP भी करनी चाहिए। तो आपका इनकम है 100 रुपए, तो आपका SIP एटलीस्ट 30 रुपए का तो होना चाहिए। उसके बाद 70 रुपीज शुड बी डिस्पोजेबल टू योर एक्सपेंस, राइट। तो दैट इज हाउ वन शुड प्लान हिज SIP। और जिसने करियर शुरू किया है अभी, तो करियर शुरू करते हैं तो उनका इनकम उतना ज्यादा नहीं होता, राइट। मगर उनका फॉर सम पीरियड, फॉर 5 year 10 year उनका इनकम तेजी से बढ़ता है, राइट। तो उस पीरियड में आप SIP टॉपअप ले सकते हो, राइट। मतलब में हर साल उससे क्या होता है कि आपका एक निश्चित अमाउंट से SIP अमाउंट बढ़ता जाता है। तो जनरली क्या होता है कि आपका इनकम बढ़ता है, आप खर्चे बढ़ा लेते हो,
आप SIP नहीं बढ़ाते। तो एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है SIP टॉपअप। जैसे कि आपने 1000 रुपए का SIP शुरू किया, देन एवरी ईयर यू विल हैव 500 रुपीज टॉपअप, तो आपका नेक्स्ट ईयर SIP 1500 रुपए का हो जाएगा, उसके बाद 2000 रुपए का, एंड आफ्टर 10 ईयर आप उस पर कैप डाल सकते हो कि इससे ज्यादा मेरा SIP नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऑटोमेटिक वहां से आके फिर SIP का अमाउंट स्टेबल हो जाएगा टू योर टोटल SIP पीरियड। Okay. So, अभी आपने you spoke about the study done by White Oak on Sensex returns. आप लोगों ने एक स्टडी और करी थी which was done by White Oak, which was कि जो mid cap segments होते हैं, they are a good option for investors when it comes to SIPs. तो help us understand a little bit about this. बेसिकली हमने ना, लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि कहाँ पे मुझे SIP करनी चाहिए, लार्ज कैप में करनी चाहिए, मिड कैप में करनी चाहिए, स्मॉल कैप में करनी चाहिए। तो हमने देखा कि 12% से ऊपर रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटीज आर हायर इन मिड कैप्स एज कंपेयर टू लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप्स ओवर 8 ईयर पीरियड और ओवर 10 ईयर पीरियड। तो आप अगर 10 साल का हम रोलिंग रिटर्न निकालेंगे SIP का ऑन सेंसेक्स या तो निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 250, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ यील्डिंग डबल डिजिट रिटर्न इज हाईएस्ट इन केस ऑफ मिड कैप SIP so far। तो देखो, जितना आप लंबा करोगे तो मिड कैप में अल्फा ज्यादा बनता है। मिड कैप कंपनी कैन बिकम लार्ज कैप, फ्यूचर लार्ज कैप ऑल्सो। और हिंदुस्तान एक ऐसे जंक्चर पे है कि यहाँ पे अब सबसे बड़ी कंपनी कुछ इंडस्ट्री में है वो अभी भी मिड कैप है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबसे बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान में अभी मिड कैप है। सबसे बड़ी एयर कंडीशन बनाने वाली कंपनी भारत में अभी मिड कैप है। सबसे बड़ी फास्ट फूड रिटेलर है वो भी अभी मिड कैप है। और सबसे बड़ी होटल है वो भी अभी मिड कैप है, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन बहुत कम है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इन कंपनी कुछ नया नहीं करना, राइट, दे जस्ट हैव टू डू द राइट थिंग्स। तो सबसे अच्छा मिड कैप टू लार्ज कैप कन्वर्जन ऐसे सेक्टर्स में हो सकता है। तो जब मिड कैप से लार्ज कैप कन्वर्जन होता है तो पैसा भी मल्टीफोल्ड बनता है। इसीलिए दिस कुड बी द रीजन दैट व्हाई मिड कैप SIP कैन डिलीवर बेटर रिटर्न ओवर अ 10 ईयर पीरियड एज कंपेयर टू लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप। और उनका प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है टू गिव अ हायर डबल डिजिट रिटर्न। ओके, सिंस वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट SIPs, चिराग हमें ये बताइए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज करते हैं? क्या आप भी इक्विटी फंड्स में SIPs करते हैं? एंड विच इज योर फेवरेट एसेट क्लास? फेवरेट एसेट क्लास तो जब से करियर शुरू किया पहले SIP तब से शुरू कर दी है और इक्विटी में ही की है। तो फेवरेट एसेट क्लास इज इक्विटी, नीडलेस टू से। मगर मैंने दो चीज सीखी है कि ज्यादा फंड सिलेक्शन करने पे या ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है आइडियल रहने से। आप जितना पैसिव रखोगे इन्वेस्टमेंट को और आप उसके साथ टिंकरिंग नहीं करोगे, उतना रिटर्न ज्यादा आता है, राइट। क्योंकि 15 साल पहले दुनिया ऐसी थी कि इंफॉर्मेशन कम थी। जैसे कि 100 इंफॉर्मेशन आती थी तो 40 सिग्नल थे, 60 नॉइजीज थे। अब ऐसा है कि आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस वर्क में रहते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको तरह तरह जगह से इंफॉर्मेशन मिलती है। अब क्या है कि इंफॉर्मेशन 1000 है, उसमें से सिग्नल तो 100 ही है, 900 नॉइजीज है। तो अभी जो रियल चैलेंज हो गया है, इससे मैं कैसे दूर रहूं, राइट। क्योंकि पैसा कुछ ना करने से बनता है, कुछ करने से पैसा बना नहीं, राइट। सो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो एस्केलेटर ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। एस्केलेटर में आपको ऊपर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्टेप रख के वहां पे खड़ा रहना और कुछ नहीं करना, राइट। आप इंटेलिजेंट चीजें करोगे तो शायद नीचे आ जाओ चढ़ते हुए एस्केलेटर पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जब बोलते हैं कि हम भारत दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तब तक तो SIP चालू रखो, राइट। मगर बीच में बहुत सारी चीजें होगी। बीच में क्या होगा कि कहीं पे नेचुरल कैलेमिटीज आ जाएगी, कहीं पे सरकारें बदल जाएगी, कहीं पे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उठ जाएगी, राइट। बहुत सारी चीजें हो सकती है। मगर आपको आपकी SIP चालू रखनी है, आपको इस सब नॉइजीज से दूर रहना है, क्योंकि ये सब चीजें पीछे भी हुई थी और SIP में रिटर्न आज बने। जिसने उस पर रिएक्ट नहीं किया उसका पैसा बना है, जिसने उस पर रिएक्ट किया उसका नहीं बना। काफी लोगों ने डर से SIP बंद करा दी, काफी लोगों ने स्मार्ट चीजें करी कि ये SIP बंद करा के दूसरी कराई, लेन चेंज करते रहे, राइट। कभी कभी आप ट्रेन से जाते हो, कोई ट्रेन डिले हो जाती हो तो आप उतर के दूसरी ट्रेन में नहीं चढ़ते, उसमें और लेट होता है, राइट। आपको क्या पता जिस सेकंड ट्रेन में आप चढ़ने वाले हो अब वो स्लो हो जाएगी, राइट।
तो बिलीफ रखिए इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे और एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। और यू डोंट रिक्वायर इंटेलिजेंस स्किल्स, आपको ना स्पिरिचुअल एबिलिटीज की जरूरत है कि आप बिलीफ रखो और आप पेशेंस रखो टिल नेक्स्ट 10 years। दैट इज व्हाट इज माय लर्निंग। तो दो कैटेगरी के लोगों ने मैंने देखा सबसे ज्यादा पैसा बनाया, एक जो मर गया, दूसरा जो भूल गया। ओके, वंडरफुल। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि आपकी फेवरेट एसेट क्लास इक्विटी है। विद इन इक्विटी, व्हाट इज योर फेवरेट कैटेगरी ऑफ फंड्स? तो जनरली देखो, मुझे लार्ज मिड स्मॉल में क्या करूं, कैसे करूं, उसका भी प्रपोजिशन कब रखूं। अब एसआईपी है तो आप ऐसा तो नहीं करोगे अब मैं मिड कैप की बंद करा के लार्ज कैप की करूंगा, लार्ज कैप की बंद करा के स्मॉल कैप की करूंगा। तो एक ऐसा फंड सिलेक्ट कर दो जिसमें सबका एक निश्चित अमाउंट हो। तो वो एक मल्टी कैप कैटेगरी है। तो मल्टी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर को कंपलसरी 25% स्मॉल कैप रखना है, मिनिमम 25% मिड कैप रखना है, मिनिमम 25% लार्ज कैप रखना है। बाकी का 25% फंड मैनेजर अपने हिसाब से कभी लार्ज कैप ज्यादा रखेगा, कभी मिड कैप ज्यादा रखेगा, कभी स्मॉल कैप ज्यादा रखेगा। तो आई थिंक मल्टी कैप मुझे बहुत अच्छी कैटेगरी लगती है। आई डोंट हैव टू टिंकर टू मच विथ इट, सो दैट इज माय फेवरेट कैटेगरी। और दूसरा है मिड कैप फंड्स। वंडरफुल। ओके, सो चिराग, अभी जो है हमने रिसेंटली देखा है कि वाइट ओक इक्विटी फंड स्कीम्स ने जो है काफ़ी न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। तो आपके ओपिनियन में जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, व्हाट डू दे लुक एट व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इन न्यू एज कंपनीज? ऑल्सो why is it that न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है? क्योंकि आई थिंक काफ़ी लोगों ने ये डिसीजन को क्रिटिसाइज किया था कंसिडरिंग कि इन कंपनीज का वैल्यूएशन काफ़ी हाई था। सो हाउ डू यू वैल्यू सच कंपनीज एज वेल? तो पहले तो न्यू एज कंपनी किसको बोलते हैं? जो बिजनेस करने का जो एग्जिस्टिंग तरीका है उसको बदल दे। जैसे कि सीडीज ने कैसेट को रिप्लेस किया, राइट? देन योर 3G एंड 4G हैज रिप्लेस्ड हार्ड डिस्क कंसेप्ट। तो जब नया टेक्नोलॉजी आता है वो पुरानी टेक्नोलॉजी को खत्म कर देता है, राइट? और पूरा मार्केट कैप्चर कर लेता है, राइट? एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यू एज कंपनी। तो इनका इन्वेस्टमेंट कहां पे होता है? न्यू एज कंपनी कहां पे? तो जैसे कि आप एक स्टील का कंपनी डालते हो तो 100 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करते हो इन प्लांट, मशीनरी इन एवरीथिंग, राइट? देन यू विल हैव सम रेवेन्यू आउट ऑफ इट, ठीक है? अब आप देखोगे तो ये 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसको मैं सीधा माइनस नहीं करता वहां, उसको मैं डेप्रिशिएट करता हूं ओवर से 10 ईयर पीरियड। तो हर साल में 10 करोड़ डेप्रिशिएट करूंगा, तो मैं एक साथ में 100 करोड़ डेप्रिशिएट नहीं करता। अब ये न्यू एज कंपनी, उसका इन्वेस्टमेंट कहां पे होता है? उसका इन्वेस्टमेंट होता है टेक्नोलॉजी में, राइट? इंटेलेक्चुअल कैपिटल में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या बोलते हैं? आपको उसको एक साथ डिडक्ट करना है, वहां पे डेप्रिशिएशन नहीं मिलता, राइट? तो आपने 100 करोड़ रुपए अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डाले हैं तो आपको इमीडिएटली माइनस करने, तो उसको प्रॉफिट में आने में टाइम लगेगा। मगर वही स्टील प्लांट शायद जल्दी प्रॉफिट में आ जाते हैं, क्योंकि इट इज अकाउंटिंग प्रैक्टिस। तो ये न्यू एज टेक्नोलॉजी के हिसाब से अकाउंटिंग प्रोसेस है वो बदली नहीं, तो इसलिए भी वो ज्यादा लॉस मेकिंग दिखती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंपनी। नंबर 1। नंबर 2, अब इसमें क्या होता है कि आज सबके पास मोबाइल फोन है, राइट? पहले लोग दुकान में जाते थे, चीजें खरीदते थे, आज मोबाइल से मंगा लेते हैं। और अगर 60 करोड़ 65 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन आ गया है तो नोबडी वांटेड टू गो टू विजिट अ स्टोर एंड बाय स्टफ फ्रॉम देम व्हिच इज वेरी ब्रांड ओरिएंटेड, जहां पे आपको कुछ चेक नहीं करना जाके ये अच्छा क्वालिटी या खराब क्वालिटी है, राइट? तो इफ यू सी, इफ ये जो न्यू एज कंपनीज है उसको प्रॉफिट में आने में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग मेथड, और दूसरा कि लोगों का अडॉप्शन में भी टाइम लगता है इस सब चीजों को। तो इसको वैल्यू कैसे किया जाए, राइट? सबसे पहले तो इसका जो कैश फ्लो है शायद 7-8 साल तक नेगेटिव रह सकता है, मगर जब पॉजिटिव होता है ये पूरा पुराने बिजनेस को बदल देता है, तो उसके कैश फ्लो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, राइट? सो 1 से 5 साल के शायद कैश फ्लो ना हो, 1 से 10 साल के शायद कैश फ्लो, मगर 11 साल से इतने बड़े कैश फ्लो होते हैं। और जब आप एक डीसीएफ करते हो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, तो आप तो 30, 40, 50 साल के कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हो, प्रेजेंट वैल्यू ढूंढते हो। तो इनिशियल 10 साल के कैश फ्लो के हिसाब से अगर आने वाले 40-50 साल के कैश फ्लो बहुत ज्यादा है, तो आप देखो अमेजोन भी एक टाइम पे 10 साल तक नेगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनी थी, आज मतलब में दुनिया की टॉप 5 मार्केट कैप में आती है। तो एक हम इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, ठीक है, कि इसमें मुझे कितना प्रतिशत डालना है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम पुटिंग 0.5% इन दैट कंपनी, राइट? जैसे कि 10 ऐसी कंपनियां हैं, उसमें से 2-3 मुझे ऐसी लगी कि जेन्युइनली अच्छा करेंगे 10 साल बाद, एंड दे आर हैविंग एज, दे आर हैविंग मोट अगेंस्ट द अदर,
तो उसका वैल्यूएशन होता है। अब ये वैल्यूएशन में कैश फ्लो के अजम्पशंस होते हैं कि कब ये पॉजिटिव होंगे और कितने पॉजिटिव होंगे। तो इट इज अ फंड मैनेजर कॉल के कहाँ पे मुझे कितना लगाना है, कितना मोड है, कितना कंपटीशन आ सकता है इसमें, राइट। सो दिस इज व्हाट हैज टू बी कंसिडर्ड बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दिस कंपनी। मगर एक ट्रेडिशनल आप लेंस से देखोगे तो आपको लगेंगे बहुत महंगे हैं, मगर आप जब पूरा अकाउंटिंग मेथड समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस कैन एक्चुअली चेंज द वर्ल्ड आफ्टर 10 years। जैसे कि ऑयल एंड गैस कंपनी हमेशा लो पी मल्टीपल पे मिलती है, आप देखोगे सारी कंपनी, क्योंकि 30-40 साल बाद असेट ही खत्म हो जाएगी, राइट, जितना हम यूज कर रहे हैं। तो उसके तो 30 साल के बाद कैश फ्लो ही नहीं है, तो लो पी मल्टीपल पे ही मिलेगा, मगर वो पी हमेशा लो ही रहता है जनरली, राइट। तो लो पी मल्टीपल जब हाई पी मल्टीपल बनता है तब पैसा बनता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो आज अंडर वैल्यूड है उसमें भी पैसा बन जाता है, राइट। सो इट इज एंटायर कैश फ्लो एनालिसिस विच हैपेंस ऑन द फंड मैनेजर assumption, is understanding of the business and understanding of competitive analysis. So this is what a fund manager do before investing into this company. Yeah. No, I mean, I'm completely with you on this कि if only अगर हम ऐसे न्यू एज कंपनीज पे विश्वास ना करते तो आज टेक्नोलॉजी वहाँ पे ना होती जहाँ पे where we are today. So of course it's just that ये decision काफी criticize हुआ था and we thought let's ask you this question. Okay. So let me ask you one more thing. काफ़ी AMCs ने recently जो है पैसिव फंड्स को लॉन्च किया है, इंडेक्स फंड्स। तो आपके ओपिनियन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं क्या उनको ऐसे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो मिड कैप या स्मॉल कैप इंडिसेस को ट्रैक करते हैं? एंड दिस इज बिकॉज काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स ने जो अपने बेंचमार्क को नहीं बीट किया है, राइट, ओवर टाइम। सो डू यू थिंक देयर स्टिल स्कोप कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स कैन आउट परफॉर्म द मार्केट इन द लॉन्ग रन? व्हाट डू यू थिंक? तो बेसिकली पैसिव फंड में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको ऐसा लगे कि एक्टिव मैनेजमेंट अल्फा नहीं जनरेट कर पाएगा, जैसे कि यूएस में नहीं कर पा रहा है। तो लोग उसी का डेरिवेटिव इंडिया में भी ले रहे हैं, मगर यूएस हमसे 30-35 साल आगे। 70% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन हैज इन्वेस्टेड इनटू इक्विटीज। हमारे तो 6% लोगों ने ही किया है अब तक, राइट, इनटू इक्विटीज। मतलब उससे ज्यादा तो 4-व्हीलर ओनर्स है इंडिया में। तो इक्विटी इज इवन लग्जरी देन 4-व्हीलर। तो इंडिया में इतना इंफॉर्मेशन एफिशिएंट मार्केट नहीं है, अभी भी एक्सप्लोर करना अपॉर्चुनिटी बहुत बाकी है, अल्फा जनरेशन एबिलिटीज भी बहुत बाकी है। तो अब किसको वहां पे करना चाहिए? जिसको हिंदुस्तान की स्टोरी पे भरोसा है मगर एक्टिव मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं है, तो दे शुड डेफिनेटली लुक फॉर इंडेक्स फंड, क्योंकि वो लो कॉस्ट होते हैं। मगर इंडेक्स फंड के साथ एक दिक्कत है, या ईटीएफ के साथ, कि वो भी बेंचमार्क को बीट नहीं करते, राइट, क्योंकि उसमें भी 40-50 पैसा एक्सपेंस तो लगता ही है। तो वहां पे तो गारंटी है कि बेंचमार्क को बीट नहीं होगा, यहाँ पे होप है यू वुड बी एबल टू बीट द बेंचमार्क। तो मगर एक्टिवली मैनेज फंड सिलेक्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्टिवली फंड मैनेज फंड में सिलेक्ट करूं और किस बेसिस पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। तो वहां पे थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है। मतलब आपको चोट लग जाए और छोटा सी खरोच हो तो आप बैंडेज खुद लगा सकते हो, मगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन है वो खुद नहीं कर सकते। अगर YouTube में वीडियो अवेलेबल है, राइट, मगर यू कैन डू इट ऑन योर ओन, और यू कैन टेल योर स्पाउस कि आप मुझे कर लो YouTube में देख के। तो अगर आपको एक्टिव फंड मैनेजमेंट में भरोसा है तो आपको थोड़ा स्टडी भी करना पड़ेगा, रिसर्च भी करना पड़ेगा, एडवाइस भी लेना पड़ेगा। सो दिस आर द 2 डिफरेंट एस्पेक्ट। और जो जिसके पास इन्वेस्टमेंट एज नहीं है वो हमेशा बोलेगा कि ETF में पैसा डालो, ये लो एक्सपेंस है, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट एज नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी एज है। मगर जिसके पास इन्वेस्टमेंट एज होगा वो बोलेगा एक्टिव मैनेजमेंट में आप इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्टर को अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चूज करना है और एक पोर्टफोलियो एलोकेट करना है। Okay. So, now Chirag, I'm going to quickly talk to you about hybrid funds, because I do think कि hybrid funds एक बहुत important category होती है, especially say funds like balanced advantage funds या फिर aggressive hybrid funds. तो ये जो funds होते हैं ये first time investor के लिए कितने important होते हैं? Also जो conservative investors होते हैं क्या उनको सिर्फ conservative hybrid funds में invest करना चाहिए when they are investing in equity markets? Also help us understand कि what kind of strategies you think we could follow जब हम BAF में invest करते हैं, and क्या हम BAF को SWP के लिए use कर सकते हैं, because काफी investors they put their money in BAF and then फिर वहां से SWP करते हैं. So help us understand your take on this. तो जिसने इन्वेस्टमेंट पहली बार शुरू किया है इक्विटीज में, they should not start with equities, fully invested equity, उनको हाइब्रिड से शुरू करना चाहिए। तो मतलब मैं हमेशा बताता हूँ, व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, जो एक्सीलेटर है वो इक्विटी है, जो ब्रेक है
वो आपका फिक्स्ड इनकम है, राइट। तो आप कभी भी गाड़ी है ना चलाते हो तो आपको दोनों चीजें की जरूरत होती है, एक्सीलेटर और ब्रेक। यस। अगर मैं आपकी गाड़ी से ब्रेक हटा दूं तो आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे, राइट। आपको पता है बहुत रिस्की है, तो आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे। तो जनरली आप जब हाइब्रिड फंड, बहुत अच्छे फंड्स होते हैं फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, और जब आप कॉर्पस का बहुत बड़ा पैसा लगाते हो ऑन कैपिटल मार्केट, तो आपको हाइब्रिड फंड्स में लगाना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रीबैलेंस करते रहते हैं असेट्स को। सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असेट अलोकेशन पर्पस, क्योंकि आप खुद से असेट अलोकेशन कर नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जब इक्विटी बढ़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिसाइड कि मैं 50% इक्विटी रखूंगा, 50% फिक्स्ड इनकम में रखूंगा, राइट। जब इक्विटी में 20% का रनअप आ जाता है, जैसे कि पिछले 1 साल में हुआ, तो आपका 50 है वो 60 हो जाता है। तो आपको स्ट्रेटेजिकली 60 को वापस 50 कर देना है, मतलब इक्विटी से प्रॉफिट बुक करके डेट में डालना है। अब ये सब कौन करेगा, कैसे करेगा? आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेंगे, आपको टैक्सेशन लगेगा, मगर हाइब्रिड फंड ये ऑटोमेटिक कर लेते हैं आपके लिए। इसीलिए हाइब्रिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज पर एज क्लाइंट स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, राइट। तो इसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और बहुत सारी कैटेगरी है उसमें भी, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड है, अग्रेसिव हाइब्रिड है, इक्विटी सेवर है, और मल्टी एसेट जैसे फंड होते हैं। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, आप इस कैटेगरी से किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे आपने एक दूसरा सवाल पूछा कि बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए, तो जरूर कर सकते हो आप बैलेंस एडवांटेज फंड से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिससे आपको एक निश्चित रकम आपको हर महीने मिलती रहे, और दैट इज हाउ इट शुड बी डन। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और जरूर उसको एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए जिसको रेगुलर इनकम की जरूरत हो और जिसके पास लमसम पैसा है। Wonderful. So now, Chirag, help us understand कि at White Oak AMC आप लोग क्या अप्रोच फॉलो करते हैं टू पिक स्टॉक्स फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ योर इक्विटी फंड्स? आपका क्या स्ट्रैटेजी रहता है? तो हमारा एक सिंपल चीज है, हम ना कोई मैक्रो पैरामीटर्स देखते हैं कि क्रूड का प्राइस क्या हो गया। जब स्टॉक सिलेक्शन की बारी आती है, नॉट फॉर असेट एलोकेशन पर्पस, जब स्टॉक सिलेक्शन की बारी आती है तो हम देखते हैं कि कंपनी कैसी है। तो हम कंपनी को 3 मूलभूत चीजों पे देखते हैं। पहला है सुपीरियर रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल, राइट। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर क्या आपको रिटर्न मिल रहा है, राइट। जैसे कि आपको 8% रिटर्न मिल रहा है, राइट, तो मतलब उतना तो आपको ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट भी मिल जाएगा, तो आप कंपनी में क्यों नहीं, आपको उसके ऊपर क्या मिलता है। तो वैसी कंपनी देखते हैं जिसमें आपको इंक्रीमेंटल कैपिटल पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो, दैट इज वन। दूसरा, स्केलेबल लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। ये जो अपॉर्चुनिटी है कंपनी की, वो स्केलेबल होना चाहिए बिजनेस, राइट। तभी 1,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी 10,000 करोड़ बन सकती है, राइट। तीसरा, जो गवर्नेंस है वो स्ट्रांग होना चाहिए और एग्जीक्यूशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्ट्रांग गवर्नमेंट एंड स्ट्रांग एग्जीक्यूशन, ये 3 चीजों पे हम कंपनी को देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं वेदर इट इज अ ग्रेट बिजनेस और नॉट, राइट। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप चावल उगाते हो तो वो एमएसपी पे बेचना पड़ता है, राइट। तो आपका प्राइस कंट्रोल नहीं, यू आर द प्राइस टेकर, यू आर नॉट प्राइस चूजर। आपको जो प्राइस मार्केट का प्राइस है उसी पे बेचने पड़ते हैं, चाहे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ भी हो। मगर उसी राइस में से अगर आप बिरयानी बनाते हो तो इट इज अ गुड बिजनेस, राइट, क्योंकि आप वैल्यू एडिशन करते हो उसमें। पीपल लाइक द टेस्ट ऑफ योर बिरयानी, और जब आपके रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाते हैं आप बिरयानी के प्राइस बढ़ा दोगे, आपका मार्जिन मेंटेन रहता है, बिकॉज पीपल स्टिल लव योर बिरयानी, राइट। तो एक तो वैसे बिजनेस ढूंढो। दूसरा, ये बिरयानी का बिजनेस स्केलेबल है कि नहीं, तो हाँ ये स्केलेबल है। तीसरा, कि आप जब स्केल करते हो तो आपका कोई एग्जीक्यूशन एरर नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपने 100 शॉप्स खोल ली तो सबकी बिरयानी का टेस्ट सेम होना चाहिए, आपका कोई कैपिटल मिसएलोकेशन नहीं होना चाहिए, राइट, और आपका सारा कंप्लायंस फॉलो होना चाहिए। तो ये 3 चीज जब आप करते हो तो वो ग्रेट कंपनी बनती है, राइट। तो हम वैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं इन आवर पोर्टफोलियो, फिर उसका वैल्यूएशन एनालिसिस होता है और जो अट्रैक्टिव होते हैं उसमें हम अलोकेट कर देते हैं। सो दैट इज हाउ वी डू एट वाइट ओक। वंडरफुल। ओके, सो चिराग, अब आप हमें ये बताइए कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए कुछ ऐसे बेसिक थंब रूल्स बताइए जो वो फॉलो कर पाए। तो पहला रूल है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। दूसरा रूल है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ओके। और तीसरा रूल है जब मार्केट करेक्ट हो रहा है तो अग्रेसिवली इन्वेस्ट कीजिए। जब व्हेन देयर इज अ क्राइसिस इन द मार्केट, तब आपके पास कैश होना चाहिए और करेज होना चाहिए। जनरली क्या होता है, जब भी मार्केट में क्राइसिस होता है
या तो आपके पास कैश नहीं होता और या तो आपके पास करेज नहीं होगा। और जिस दिन कैश और करेज दोनों होगा ना, उस दिन क्राइसिस नहीं होगा। तो ये 3 सी को मिलाना होता है, और जिसने 3 सी को मिला लिया वो अल्फा बना लिया। तो सिंपल है, व्हेन अ ग्रेट क्राइसिस मीट विद ग्रेट करेज coupled with great allocation, it will create great wealth. So these are the 3 rules one has to follow while investing. Okay. Now tell us about your learnings also. ऐसे कौन से गलतियां आपने करी हैं आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में जिससे हम कुछ सीख सकते हैं? तो बेसिकली शुरुआत में गलती तो शुरुआत में ही होती है, एंड दैट इज व्हाट इज योर ट्रेडिंग फीस दैट यू आर पेइंग टू द कैपिटल मार्केट, राइट? तो ऐसी बहुत सारी कंपनी में या म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया है जहां पे मैंने एग्जिट ले लिया, और आज वो पैसा अगर मैंने एग्जिट नहीं किया होता तो उससे बहुत ज्यादा होता, राइट? तो दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। दूसरा के मैं 10 साल बाद 15 साल पहले सोचता हूं तो जितनी मेरी कैपेसिटी थी उससे मैंने कम इन्वेस्ट किया था, तो दैट इज द सेकंड मिस्टेक। और तीसरा, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट करना, राइट? ये सब लोगों ने पैसा नहीं बनाया। जिसके पास मैंने देखा है, और इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा होती है रिटर्न उसका उतना ही कम होता है, और जो जिसके पास इंफॉर्मेशन कम होती है उसका रिटर्न उतना ज्यादा होता है। दैट इज व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन। आई मे बी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेस्टिंग, के अंडर इन्वेस्ट करना, दूसरा थोड़ा रिटर्न मिले पैसा निकाल देना, ठीक है, और तीसरा टू मच एक्शन ओरिएंटेशन, इसको बोलते हैं एक्शन बायस। दिस 3 थिंग आर हैजर्डियस इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। Okay. Yeah, I think because we are used to reacting to every information that we get. हमें लगता है कि अच्छा ये information आई है, शायद markets ऐसे react करेगी, अभी फिर हम react करना शुरू कर देते हैं, which is very wrong. Yes. Yes, exactly. Okay. Last question, हमारे viewers के लिए कोई book recommendations? तो देखो, आप इक्विटी मार्केट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, व्हाट वी कैन, और कंट्रोल भी नहीं कर सकता। व्हाट वी कैन कंट्रोल इज आवर ओन बिहेवियर। तो उस पे एक बहुत अच्छी रॉल्फ डबेली की बुक है, आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। इसमें सारे हमारी गलतियों के बारे में लिखा गया है, एज अ इन्वेस्टर व्हाट मिस्टेक वी डू, जो बायसेस हमारे होते हैं। तो वो बुक है रॉल्फ डबेली की, आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। और दूसरी एक किताब है मुझे बहुत पसंद है, पीटर लिंच ने लिखी थी, वन अप इन वॉल स्ट्रीट। तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर इन द सेंचुरी, यू कैन से। और वो एक फंड मैनेज करता था, मेजेलन फंड, 1977 से 1990। उस मेजेलन फंड का रिटर्न 29% CAGR था इन दैट पीरियड, एंड इट वाज द बिगेस्ट बुल मार्केट ऑफ यूएस। और उसके बाद उन्होंने ये किताब लिखी थी, तो यूएस इन्वेस्टर के किसी काम की नहीं है, मगर सब हो जाने के बाद लिखी गई थी। मगर आप वो किताब पढ़ोगे तो आपको लगेगा हिंदुस्तान का फ्यूचर लिखा हुआ है उसमें, राइट? क्योंकि हम 35 साल पीछे हैं, तो जो वहां पे हुआ था 30 साल 35 साल पहले, वो हिंदुस्तान में होना शुरू हो गया। तो दैट बुक इज लाइक अ वेरी गुड motivation for an investor why they should invest in India in current time. So I think these are the 2 books I would recommend to the viewers. Sure. Wonderful. Thank you so much, Chirag, for your time. I do hope हमारे viewers को आपके इस episode से बहुत सारी learnings मिली हों. And thank you so much once again. We hope to see you soon. Thanks. Thanks a lot for having me here. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Chirag. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि जब भी इक्विटी मार्केट्स ऊपर जाती है तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है फॉर वेरी लार्ज साइज्ड इक्विटी फंड्स। तो हमने मिस्टर चिराग से पूछा कि जो बड़े इक्विटी फंड्स होते हैं जिनके AUM बहुत बड़े रहते हैं, वो एट टाइम्स लाइक दीज अपनी स्टॉक होल्डिंग को कैसे मैनेज करते हैं। तो मिस्टर चिराग सेज कि जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं उनको इतना चैलेंज नहीं होता है, दे कैन स्टिल मैनेज ड्यूरिंग हायर इनफ्लोज। लेकिन जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, दे आर द वंस दैट फाइंड इट वेरी चैलेंजिंग इन सिचुएशंस लाइक दीज, जब उनके इनफ्लोज काफी बढ़ते हैं। फिर हमने मिस्टर चिराग से पूछा कि काफी हाई फ्लाइंग मिड साइज PSU स्टॉक्स को जो है मिड कैप फंड्स के पोर्टफोलियो में उतना एलोकेशन नहीं मिलता है, तो ऐसा क्यों है। तो मिस्टर चिराग सेज कि PSUs जनरली बैंक्स होते हैं या गवर्नमेंट रेगुलेटेड एंटिटीज होते हैं, कमोडिटी ड्रिवन होते हैं,
एंड जनरली पैसा जो है ऐसी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट थीम्स में नहीं बनता है। फिर हमने मिस्टर चिराग से ये भी डिस्कस किया कि सिर्फ एक ही सेगमेंट ने काफी अच्छा किया। वी सॉ स्ट्रॉन्ग रैली इन द स्मॉल कैप सेगमेंट इन द पास्ट 1 ईयर। तो मिस्टर चिराग सेज कि यस, पिछले कुछ महीनों में सिर्फ एक ही सेगमेंट ने अच्छा किया है, विच इज द स्मॉल कैप सेगमेंट। तो ये जो है इट कुड जस्ट बी अ रन अप बिकॉज ऑफ दिस। एंड ही ऑल्सो सेज कि रिटर्न्स जो अभी रिसेंटली ही अच्छा किए हैं इन द स्मॉल कैप सेगमेंट। 2018 में स्मॉल कैप सेगमेंट अच्छा नहीं कर रहा था, तो अभी जो रिटर्न्स अच्छे हैं वो शायद पिछले 3 साल का बाउंस बैक इफेक्ट भी हो सकता है। एंड ही ऑल्सो सेज कि FIIs जो है उन्होंने जब इंडियन मार्केट से एग्जिट किया था, एंड वो जनरली लार्ज कैप सेगमेंट में ही इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज कैप फंड्स काफी गिर गए थे। लेकिन अब जो है FIIs वापस इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब शायद लार्ज कैप फंड्स अच्छा कर सकते हैं। फिर हमने मिस्टर चिराग से एक वाइटो की स्टडी के बारे में बात करी विच वाज ऑन SIPs। एंड मिस्टर चिराग सेज कि अगर आपने SIPs 8 साल से ज्यादा की ड्यूरेशन के लिए करी हैं, देन देयर इज अ 100% चांस कि आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे फ्रॉम योर SIPs। एज पर दिस स्टडी, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए SIPs करी हैं तो मिड कैप सेगमेंट में आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड ही ऑल्सो सेज दिस इज बिकॉज जो मिड कैप कंपनीज होती हैं वो कुछ स्पेस में जो है मार्केट लीडर्स भी होती हैं, एंड कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज मिड कैप कंपनीज जो है एट अ फास्टर रेट ग्रो होती हैं। फिर हमने मिस्टर चिराग से ये भी डिस्कस किया कि काफी AMCs ने रिसेंटली पैसिव फंड्स लॉन्च किए हैं, स्पेशली इंडेक्स फंड्स। तो हमने उनसे पूछा कि एज एन इन्वेस्टर क्या हम ऐसे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो मिड कैप या स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज को ट्रैक करते हैं। सो मिस्टर चिराग सेज कि अगर हम देखें तो US में 70% इन्वेस्टर्स जो है इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो ये नंबर इंडिया में सिर्फ 6% है, विच मीन्स इंडिया में अभी ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर अल्फा क्रिएशन इन द मिड कैप and the small cap space because of the inefficiencies in the Indian stock market। फिर हमने मिस्टर चिराग से ये डिस्कस किया कि वाइटो KMC स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करता है फॉर देयर इक्विटी पोर्टफोलियोज। एंड मिस्टर चिराग सेज कि सबसे पहले वो ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं जिन्होंने पास्ट में सुपीरियर रिटर्न्स दिए हैं और जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी स्ट्रांग है। ही ऑल्सो सेज कि जब वो कंपनीज आइडेंटिफाई करते हैं तो उस कंपनी का कुछ वैल्यू एडिशन भी होना चाहिए। ही गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बासमती राइस, जिसकी इन इट सेल्फ शायद उतनी वैल्यू ना हो, लेकिन अगर आप बासमती राइस से बिरयानी बनाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एंड द सेम लॉजिक अप्लाइज टू स्टॉक्स एज वेल। Then we asked Mr. Chirag about his learnings from the equity market, and he says कि as an investor आपको सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए, that's how you will make money। He also says कि जब भी कोई क्राइसिस होता है और स्टॉक मार्केट गिरती है तब आपको हेविली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। यू शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी। He also says कि हमेशा कुछ कैश रेडी रहना चाहिए फॉर टाइम्स लाइक दीज, जिससे कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को सीज कर पाए, आप स्टॉक मार्केट में कम लेवल्स पे इन्वेस्ट कर पाए एंड मेक मनी इवेंचुअली। So that was about it in this particular episode. I do hope you guys like this episode. Please like this video, share it with everyone, and do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, and I'll see you next week. Thank you so much. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.